वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, आज हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो? और सबसे पहले तो वेपर प्रेशर से हम क्या समझते हैं? वेपर प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लो हमने कोई सॉल्यूशन लिया है, बाइनरी सॉल्यूशन। हमने क्लोज्ड कंटेनर में हमारा जो भी बाइनरी सॉल्यूशन है उसको हमने ले लिया और इधर हमने मेजर करने के लिए कि कितना वो प्रेशर मेंटेन करेगा, यहाँ पे मैनोमीटर लगा दिया। इसके अंदर हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट है और ये हमारा थर्मोस्टेट हो गया। ये हमारा क्या है? थर्मोस्टेट हो गया। अब इसके अंदर थर्मोस्टेट मतलब जितना भी टेम्परेचर मेंटेन करना है वो मेंटेन रहेगा। इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे दो टाइप के मॉलिक्यूल्स है, एक रेड से हो गए और एक हमारा जो सॉल्यूशन में दूसरा कंपोनेंट है वो मैंने पर्पल से रख दिया। यह हमारा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे जितना भी प्रेशर मेंटेन हुआ होगा वो यहाँ से हम मेजर कर लेंगे। होता क्या है, जब भी कोई सॉल्वेंट, हमारे ये दो ऐसे सॉल्यूशन में हमने सॉल्वेंट लिए हैं, दो ऐसे कंपोनेंट लिए हैं जो कि क्या हो सकते हैं? वेपराइज हो सकते हैं। जो कि क्या हो सकते हैं? वेपराइज हो सकते हैं। राइट, दोनों ने अपना अपना वेपर प्रेशर मेंटेन किया। अब यहाँ पे दोनों ही ने अपना एक वेपर प्रेशर मेंटेन किया। वेपर प्रेशर क्या? जब यहाँ से कौन सी दो प्रोसेस साइमल्टेनियस चलती रहेंगी? इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। शुरू में क्या होगा, जब भी सॉल्यूशन को आप हीट दोगे, यहाँ से टेम्परेचर राइज होगा थर्मोस्टेट में, आपके दोनों कंपोनेंट जो हमारे ए और बी मान लेते हैं वो क्या होंगे? शुरू में इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे उनका क्या होंगे? वेपर्स इकट्ठे होंगे। और ऐसा तो नहीं है बस वेपर बनते जा रहे बनते जा रहे बनते जा रहे, ऐसा नहीं होगा। कुछ वेपर बनेंगे, वापस कुछ कंडेंस भी हो जाएंगे, कुछ वेपर बनेंगे और कुछ वापस कंडेंस भी हो जाएंगे। शुरू में वेपराइजेशन फास्ट होगी, कंडेंसेशन स्लो होगी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये दोनों क्या आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम में। जब जितने मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे उतने ही क्या आ जाएंगे? वापस कंडेंस हो जाएंगे। राइट, और वो दोनों का ही होगा, ए का भी और बी का भी। एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो उस वक्त जितना प्रेशर उसका गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट मेंटेन करेगा लिक्विड के अबव, वो किस पे डिपेंड करेगा? जितने मॉलिक्यूल्स अंदर। राइट, यानी ये दोनों क्या रहेंगे? एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो अल्टीमेटली वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? वेपर प्रेशर एक स्टेट है, कौन सी वाली? डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब जितना वेपर प्रेशर मेंटेन होगा उसकी बात हो रही है। ये नहीं कि किसी भी रैंडम स्टेट में, सिर्फ हम इक्विलिब्रियम से बात कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड या फिर सॉल्यूशन, या तो प्योर लिक्विड की बात हो, या अब मैंने ये दोनों, ये सॉल्यूशन स्टेट की बात हो रही है क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर है, हमें उसी से ज्यादा कंसर्न है इस चैप्टर में। तो हमने दो कंपोनेंट सिस्टम लिया, ए और बी, उन दोनों के सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात हो रही है। तो वेपर प्रेशर क्या है? चाहे लिक्विड हो चाहे सॉल्यूशन, इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। वो प्रेशर जो वेपर्स एक्सर्ट करते हैं इस पर्टिकुलर इस सॉल्वेंट के ऊपर, यहाँ पे जो ये वेपर हैं ये इस पे कितना प्रेशर मेंटेन करेंगे। जैसे एयर का प्रेशर हमारे ऊपर है, वैसे इस क्लोज कंटेनर में जो वेपर कंपोनेंट्स ने ऊपर अपनी वेपराइज स्टेट के इसके ऊपर एक प्रेशर मेंटेन किया सॉल्वेंट पे, उसको कहते हैं कौन? किस स्टेट पे? इक्विलिब्रियम में विद द लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या हमने ले लिया? थर्मोस्टेट से फिक्स ले लिया। स्टैटिक टेम्परेचर मतलब उतना ही मेंटेन रहेगा जितना हमने एक बारी में, आपने इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टडी किया तो उतना ही रहेगा, यानी घट रहा है बढ़ रहा है तो आप इक्विलिब्रियम क्या होता रहेगा? फिर तो शिफ्ट होता रहेगा, फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा ना, इसी टेम्परेचर को क्या किया? फिक्स किया। तो इक्विलिब्रियम पे जो वेपर प्रेशर आपके जो वेपर्स मेंटेन करते हैं उसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के अपने सॉल्वेंट के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है? हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है एक तो नेचर ऑफ लिक्विड, कि कैसा लिक्विड लिया। हर एक का वेपर प्रेशर सेम नहीं होगा। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? टाइप और नेचर ऑफ द लिक्विड और सॉल्वेंट और कंपोनेंट। जो चीज ले रहे हो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे अब मान लो किसी की इंटरेक्शंस क्या होनी चाहिए? वीक है। तो जो वीकर वाला सॉल्वेंट है, मान लो ए वाले की जो इंटरेक्शंस हैं वो बी वाले से क्या है? वीकर। तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी जिसके इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड किया ना, अगर बी वाले की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो टूटेंगे नहीं।
एस्केप आउट नहीं हो पाएंगे एक दूसरे से। वेपर स्टेट में हर एक एलिमेंट, हर एक कंपोनेंट क्या होता है, अलोन अलोन होता है, मतलब उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ तभी तो वो वेपर स्टेट में गए ना। तो अगर आपके दो कंपोनेंट सिस्टम है और इसमें से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी वीक इंटरेक्शंस होंगी, उसका जिसका इंटरेक्शंस क्या होंगे एक दूसरे के बीच में वीक होंगी, वो ज्यादा वेपराइज होगा, राइट। तो किस पे डिपेंड किया वेपर प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड पे। और किसका ज्यादा होता है, जिसकी इंटरेक्शंस क्या है, वीकर इंटरेक्शन है, ताकि वो इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा, इजीली वो वेपराइज हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसे होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर भी क्या इंक्रीज हो जाए, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एस्केपिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, उससे एस्केपिंग टेंडेंसी भी राइज हो जाएगी। एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो वो वेपर स्टेट में जाएगा। जितनी जितनी काइनेटिक एनर्जी उनमें भगदड़ में चाहिए, वो क्या होगा, एक दूसरे के बॉन्ड टूटेंगे और वो क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा और वेपर बन जाएगा। तो मोर द टेम्परेचर मोर इज द वेपर प्रेशर, और वीकर इज द इंटरेक्शन मोर इज द वेपर प्रेशर। आई होप सबको ये वेपर प्रेशर वाला कंसेप्ट मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड अब आपको पता चल गया कि वेपर प्रेशर क्या है, लेकिन वेपर प्रेशर को निकालते कैसे हैं, वेपर प्रेशर कैसे आप फाइंड आउट करोगे, उसके लिए क्या बन गया, एक लॉ बनाया गया। किसने बनाया वो लॉ, राउल्ट्स ने बनाया। एक साइंटिस्ट है हमारे राउल्ट्स, इन्होंने ये हमारा कंसेप्ट दिया। राउल्ट्स लॉ हमारा वेपर प्रेशर को प्रिडिक्ट करने के लिए कि किसी भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर जो मेंटेन होता है, एक्सर्ट किया जाता है, वो कैसे फाइंड आउट होता है, वो कौन बताता है, हमारा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से हम ये चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब है क्या राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स एक हमारा फ्रेंच केमिस्ट था, FM राउल्ट्स के नाम से, उन्हीं के नाम पे ये हमारा लॉ है टू डिटर्मिन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को डिटर्मिन करने के लिए उन्होंने एक लॉ दे दिया। वेपर प्रेशर हमें पता चल गया। अब होता क्या है लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in a solution the vapor pressure of a component at a given temperature is equal to the, किसी भी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो कंपोनेंट का होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसी की मोल फ्रैक्शन। ये हेनरी लॉ में आपने पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ये तो आपने पढ़ा है ना। एक चीज और एडिशन में है इन द सॉल्यूशन, क्या, मोल फ्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट, कि जितना भी वेपर प्रेशर मेंटेन होगा एक कंपोनेंट का एक सिस्टम में, वो डिपेंड करता है, वो इक्वल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर फॉर्म। अब एक कंपोनेंट ए है सपोज, इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रेशर इन प्योर स्टेट। ये उसका प्योर स्टेट वाला हो गया, ये इसकी मोल फ्रैक्शन होगी। तो अब जितना उसका पार्शियल प्रेशर होएगा, वेपर प्रेशर होगा, वो डिपेंड करेगा उसकी मोल फ्रैक्शन पे। ये तो हमने पहले ही सुना है हेनरी लॉ से। और किससे मल्टीप्लाई होएगा, ये उसके पार्शियल प्रेशर जब उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है। ऐसे ही कंपोनेंट बी का क्या हो जाएगा हमारा, XB इंटू PB, और ये इसके प्रेशर पे डिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर हम इसे ग्राफ की फॉर्म में देखें तो ग्राफ से कैसे, इस वाले का क्या ग्राफ बनेगा। अब मान लो किसी टाइम पे ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कंप्लीट है और बी कंपोनेंट उस वक्त 0 था, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, इनिशियल इसका जब ये प्योर फॉर्म में था, जब ये चीज नहीं थी, तब इसका पार्शियल प्रेशर कितना हुआ, PA0। यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर आ गया इस साइड, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आ गई, राइट। अब ये देखो, अब इसी तरीके से इधर मैं x से, अब हमारा इधर को आते हुए डिक्रीज होगी इसकी कंसंट्रेशन, और x भी हमारा 1, मतलब कंप्लीट हमारा x भी है। अब ये इस तरीके से यहाँ पे इसका PA PB नोट, ये इसकी प्योर फॉर्म का पार्शियल प्रेशर है, और ये ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है। अब जैसे जैसे इधर जाते हुए इसकी मोल फ्रैक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे कम होती जा रही है, इधर जाते हुए इसकी मोल फ्रैक्शन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहाँ पे तो इसकी मैक्सिमम है, राइट। तो अब ग्राफ कैसे बनेगा, ये इधर जाते हुए इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, ये इधर जाते जाते बिल्कुल ए के कारण बिल्कुल कम हो गया,
और बी के कारण हमारा जो है इधर जाते जाते, क्योंकि बी था ही नहीं तो उसका प्रेशर क्या हो गया, 0। इधर हमारा ए बिल्कुल क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। अब इन दोनों में इसका पार्शियल प्रेशर होगा जो सोल्यूशन का है वो कितना होगा, सोल्यूशन का क्या होगा हमारा, सोल्यूशन का हमारा ये हो गया, राइट। ये किसके कारण है, P सोल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये वाला ग्राफ हमारा PB इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना, PB नोट। और इधर वाला हमारा किसका है ग्राफ, PA इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब कितनी कितनी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, उसके मल्टीप्लाई इनटू इट्स प्योर स्टेट, ये जो प्योर फॉर्म था उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी। तो ये इन दोनों का इंडिविजुअल ग्राफ है और ये सॉल्यूशन का हो गया, करेक्ट है। सबको पता चल गई ये बात। ये इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो मैंने लाइन बनाई है ये अप्रोक्सीमेटली मेरे से ड्रॉ हुई हैं कि ये आपको वेपर प्रेशर सेम नजर आ रहे हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। अदरवाइज जिसका जो वेपर प्रेशर है, अगर बी कंपोनेंट के वीकर इंटरेक्शंस होंगे तो वो थोड़े और ज़्यादा डीप हो सकते हैं, तो ये ग्राफ और टिल्टेड हो सकता है। ये बनाने में मेरे थोड़ा सा सेम ही लग रहा है, तो सेम भी हो सकता है। अगर किसी सिस्टम में इंटरेक्शंस अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हों तो इस तरीके से ग्राफ भी आ सकता है। अदरवाइज बुक में आप देखोगे थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस दिखाया हुआ हो सकता है, ऐसे और इस तरीके से, तो जो ये ऐसे दिखेगा, राइट। जिसकी तरफ है उस कंपोनेंट का सॉल्यूशन में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अलग अलग टाइप से, सेम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, इस साइड से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी भी तरह। जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसके इंटरेक्शंस ज़्यादा वीक होंगे, ज़्यादा एस्केप आउट होगा, उसी की तरफ से क्या हो जाएगा, ग्राफ इंक्लाइंड हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा राउट्स लॉ है। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर होता है डिपेंड करता है आपके मोल फ्रैक्शन इनटू इट्स प्रेशर इन द प्योर फॉर्म। ये राउट्स लॉ है। अब क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये हमने पार्शियल प्रेशर निकाला है। ये क्या आपका पार्शियल प्रेशर है कि ए कंपोनेंट का प्रेशर कितना है, बी कंपोनेंट का प्रेशर कितना है। अब सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का आपका हो जाएगा दोनों का सम PA प्लस PB, दोनों का सम हो गया ना। अब PA कितना है आपका, XA PA नॉट XB या मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू दिस। अब A की जगह चाहे तो हम 1 माइनस, क्योंकि आपको पता है जो मोल फ्रैक्शंस का सम होता है जितने भी कंपोनेंट सिस्टम का, वो किसके बराबर होता है, 1। तो यहाँ पे XA की जगह आप 1 माइनस XB भी रख सकते हो, कि अगर एक से निकालना है तो XB PB नॉट। तो ये आपका आ जाएगा राउट्स लॉ फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट। वोलेटाइल तो आपको पता ही होगा, वोलेटाइल होता है जो इजीली वेपराइज हो जाए, जो सोल्यूट वेपराइज और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं वो हमारे वोलेटाइल होता है। तो ये सिंपल हमारा राउट्स लॉ है वोलेटाइल सोल्यूशन के लिए। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या है हमारा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है हमारा जो कि वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे, जो वेपराइज नहीं होगा, राइट। अब अगर हमने एक सॉल्यूशन ले लिया जिसके अंदर हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ये, राइट, यहाँ पे हमारे सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपने क्या किया, इसके अंदर एक ऐसा सोल्यूट डाल दिया जो कि क्या होता है, वेपराइज नहीं होता, जो कि वेपराइज नहीं होता। पहले जो था वेपर प्रेशर किसके कारण था, हमारे प्योर सॉल्वेंट सारी तरफ से वेपराइज हो रहे हैं। अब जब आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो अब इसने क्या किया, इसने वेपर प्रेशर को कम कर दिया, इसने वेपर प्रेशर को क्या कर दिया, कम कर दिया। और वो कम कैसे किया, कम कैसे किया इसने, जो वेपर्स बनने हैं वो कहाँ से बनने हैं, सरफेस से। वो कहाँ से बनने हैं, इस पोजीशन से, सरफेस से। वेपर होना उड़ने की जगह तो ये है, लेकिन अब वहां पे क्या जम गया, सोल्यूट ने कुछ जगह ऑक्युपाई कर लिया, कुछ जगह से ही सिर्फ वो जो हमारा सॉल्वेंट था वो वेपराइज हो सका। पहले तो वो अकेला था, मजे से सारी सरफेस को ऑक्युपाई किया था तो खुद ही वेपोरेट हुआ जा रहा था। अब लेकिन कुछ जगह किसने ऑक्युपाई कर ली, सोल्यूट ने, तो वो उड़ नहीं पाया। वो उड़ नहीं पाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। प्योर फॉर्म से वेपर प्रेशर जब हमारा
सॉल्यूशन में जो हमारा प्योर फॉर्म था इसका वेपर प्रेशर क्या था, PA0। अब PA0 से वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ पार्टिकल्स तो किसके आ गए, सोल्यूट के आगे, उन्होंने तो घेर लिया खुद, तो उन्होंने वेपोरेट नहीं होना और सॉल्वेंट को भी होने नहीं दे रहे क्योंकि जगह उन्होंने रोक रखी है। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम, क्या हो गया, कम हो गया। किससे, सोल्यूशन से, नए से। नया तो अब सोल्यूशन बन गया ना, ये तो प्योर है, प्योर से इसका क्या हुआ, घट गया वेपर प्रेशर। तो जब भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डलेगा वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रही है आपको ये बात समझ? जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, उसने सरफेस ऑक्यूपाई करी कुछ जगह पे, कुछ जगह से सिर्फ आपका सॉल्वेंट उड़ सका, तो सरफेस पूरी नहीं ना मिली उड़ने के लिए, ये तो रुक गई उड़ने से, एस्केप आउट होने से। तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो गया, घट गया। और क्योंकि सोल्यूट खुद तो वेपराइज नहीं होता, अब जो अल्टीमेटली वेपर प्रेशर था सोल्यूशन का, वो किस पे डिपेंडेंट रह गया, सिर्फ आपके सोल्यूट पे। या ए से डिनोट कर लो, ए मैंने यहाँ लिख दिया, तो ए पे आपके जो सॉल्यूशन है वो किस पे डिपेंडेंट हो गया, सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसी पे तो डिपेंडेंट हो गया ना हमारा। और क्योंकि हमें पता है x से किसके बराबर होता है, 1 माइनस एक्स बी। मोल फ्रैक्शन तो दोनों कंपोनेंट बाइनरी सिस्टम के आपस में रिलेटेड है, दोनों का जो प्लस टोटल होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी भी तो लिख सकते हैं ना, राइट। अब मैं ये इधर ले जाऊं, PS अपॉन PA0, ये क्या आ गया, 1 माइनस एक्स बी। अब PS अपॉन ये इधर ले आओ, PA0 माइनस 1, और ये इधर क्या रह गया, प्लस, ये मतलब इधर ले आओ और ये इधर से माइनस, राइट। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये प्लस का और ये माइनस का, इसको मैं ऐसे यहाँ दोबारा लिख लेती हूँ, एक्स वी इज इक्वल टू 1 माइनस PS अपॉन PA0। अब एक्स वी इज इक्वल टू PA0 माइनस PS अपॉन PA0, या फिर इसको रोटेट करके हमारा PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। क्लियर है? यानी कि जो ये इतनी चीज क्या है, जो प्योर का पार्शियल प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, वो ज्यादा है किससे, सॉल्यूशन से। तो उसके डिफरेंस को क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये तो लोअरिंग है। और अब जब डिनोमिनेटर में ए आ गया, इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है कि जितनी लोअरिंग हुई इन कंपैरिजन टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म, तो इस कंपैरिजन को क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग। इस कंपैरिजन को क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जो लोअरिंग हुई पार्शियल प्रेशर, जो प्योर फॉर्म के प्रेशर से, वेपर प्रेशर से, उसके कंपैरिजन में जितनी लोअरिंग हुई वेपर प्रेशर में, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंडेंट अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कि कम किसके कारण हुआ है वेपर प्रेशर, कम सोल्यूट के कारण ही हुआ है। तो अल्टीमेटली जितनी भी लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर में, वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो अल्टीमेटली वो मोल फ्रैक्शन जो आपका सोल्यूट जितना आपने डाल दिया उसी पे ही अल्टीमेटली डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे नहीं डिपेंड करता। वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट तो बेचारा क्या करने में लगा, वो तो जितना भी हो सकता है वेपर प्रेशर बनाने में लगा, लेकिन उसे कम कौन करने पे लगा हुआ है, सोल्यूट। तो अल्टीमेटली द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंडेंट अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये जितना सोल्यूट हमने डाला है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। राउल्ट्स लॉ हमारा वोलेटाइल भी और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पे भी कैसे डिपेंडेंट होता है। वोलेटाइल में दोनों का हम सम लेते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑल ऑफ देम आर वोलेटाइल, तो हम जनरली बाइनरी ले रहे हैं, तो दोनों के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा। लेकिन नॉन वोलेटाइल केस में हमारा क्या हो रहा है, एक कंपोनेंट बिल्कुल वेपर प्रेशर मेंटेन नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली वो किस पे डिपेंड हो रहा है, पार्शियल प्रेशर हमारा किस पे डिपेंड हो रहा है, हमारा सिर्फ सोलवेंट पे डिपेंड हो रहा है। तो वोलेटाइल तक कितना ही, अब उसी को हमने थोड़ा इलेबोरेट करके हमने क्या निकाल लिया कि लोअरिंग कितनी हो रही है,
हमारे वेपर प्रेशर में लोअरिंग कितनी हो रही है या रिलेटिव लोअरिंग कितनी हो रही है वेपर प्रेशर की, वो हमने फाइंड आउट किया है कि इट डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। राइट, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।